नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना को मिली मंजूरी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, रिन्यूएबल एनर्जी में सरकार ने 2030 तक 50% मांग को खुद पूरा करने का रखा है लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को 2 करोड़ लखपति दीदियों को आर्थिक संबल प्रदान करने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया हिस्सा। कहा, लखपति दीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लाएंगी बदलाव। DAYNRLM ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन और परिवर्तन लाने वाली विश्व की सबसे बड़ी पहल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को मध्य प्रदेश खंडवा से जन आशीर्वाद यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, गांव, गरीब और किसान का कल्याण करना भाजपा सरकार का संकल्प। केंद्र ने मसूर दाल के भंडार की जानकारी तत्काल प्रभाव से देने के लिए सलाह की जारी। मसूर के भंडार की जानकारी हर शुक्रवार को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर दी जाएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कहा, मसूर का अघोषित भंडार माना जाएगा जमाखोरी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना की स्वीकृति की गई है। इस पर करीब 3,760 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना की स्वीकृति की गई है और इसके ऊपर लगभग 3,760 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी पर्याप्त क्षमता का विकास हमें करना होगा। वर्तमान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की वो कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन इस योजना के आने के बाद जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग आपके पास उपलब्ध होगी तो 4,000 मेगावाट आवर्स की बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी में सरकार ने 2030 तक 50% मांग को खुद पूरा करने का लक्ष्य रखा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और बहुत सारे क्षेत्र जहां पर भारत ने नए आयाम स्थापित किए हैं, उनमें से एक रिन्यूएबल एनर्जी का भी है। और ये जो एनर्जी ट्रांजिशन का फेस है, इसमें पिछले 9 वर्षों में भारत की बहुत उपलब्धियां रही हैं। भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 50% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से या नॉन फॉसिल फ्यूल्स के सोर्सेज से होगी, नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से होगी। इसके प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता भी है और समय से पहले हमने बाकी टारगेट्स भी पूरे किए। और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने बुधवार को 2 करोड़ लखपति दीदियों, स्वयं सहायता समूह दीदियों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। ये महिलाएं प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय अर्जित कर रही हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लखपति दीदी पहल के लिए मिशन की रणनीति की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ये मिशन समयबद्ध तरीके से कड़ी मेहनत और बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने लखपति दीदियों को सक्षम बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण को अधिकतम प्रभावी बनाने पर बल दिया। देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा कि हम 2 करोड़ लाखपति दीदियां बनाएंगे। विभाग
को उम्मीद है कि हम 2024 के चुनाव के पहले 2 करोड़ बनाएंगे और रेस्ट जो दीदियां हैं ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जो दीदी आए उसी लीक पे चलें। अब तो मैं लाखपति दीदी, रोजगार युक्त ग्राम, रोजगार युक्त पंचायत दीदियों का ये अब सैचुरेशन मोड में ले जाने की बात कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ मध्य प्रदेश खंडवा से शुरू किया। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश का भविष्य बदलने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए आपका आशीर्वाद लेने आई है। गांव, गरीब और किसान का कल्याण करना ही भाजपा सरकार का संकल्प है। इस देश में गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य की सबसे बड़ी विशेषता है। और मैं आज सबसे पहले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि देश के इतिहास में अगर कृषि क्षेत्र में पिछले 7 साल से 7 बार प्रथम क्रमांक अगर किसी को मिला है तो शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को मिला है। एक समय मध्य प्रदेश की चर्चा बीमारू राज्य करके होती थी। आज वो मध्य प्रदेश एक विकसनशील राज्य करके उसकी चर्चा होती है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने मसूर दाल के अनिवार्य भंडार की जानकारी तत्काल प्रभाव से देने के लिए सलाह जारी की है। सभी हितधारकों को विभाग द्वारा प्रबंधित भंडार जानकारी पोर्टल पर अपने मसूर भंडार की अनिवार्य रूप से प्रत्येक शुक्रवार को जानकारी देनी होगी। कोई भी अघोषित भंडार जमाखोरी माना जाएगा और इसे कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव ने साप्ताहिक मूल्य समीक्षा बैठक के दौरान विभाग को मसूर की बफर खरीद को व्यापक बनाने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य एमएसपी के आसपास कीमतों पर उपलब्ध भंडार की खरीद करना है। ये ऐसे समय में हुआ है जब नेफेड और एनसीसीएफ को व्यवसायी समूहन के संकेतों के बीच कुछ आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त अत्यधिक ऊंची बोलियों के कारण आयातित दाल खरीदने के लिए अपनी निविदाएं निलंबित करनी पड़ी हैं। उपभोक्ता कार्य सचिव ने कहा कि ऐसे समय में जब कनाडा से मसूर का आयात और अफ्रीकी देशों से तुअर का आयात बढ़ रहा है, कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां उपभोक्ताओं और राष्ट्र के हितों के खिलाफ बाजार में हेरफेर करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 4 सितंबर 2023 को रसायन और स्थिरता पर दूसरे बर्लिन फोरम प्रदूषण मुक्त पृथ्वी की दिशा में हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लाभ के अंतर्गत बुलाए गए मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उच्च स्तरीय संवाद में भाग लिया। ये कार्यक्रम इस मुद्दे पर एक आम समझ बनाने और रसायनों और कचरे के ठोस प्रबंधन के संबंध में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और प्राथमिकताओं पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मार्गदर्शन और गति प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य रसायन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आगामी 5वीं बैठक के दौरान SAICM बियॉन्ड 2020 के लिए समर्थन जुटाना और उच्च स्तर की महत्वाकांक्षी सुनिश्चित करना ही था। उन्होंने बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए योगदान पर प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि रासायनिक क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक उपयोग से पहले नियामक और नवोन्मेष की चुनौतियों का समाधान करने और रसायनों के पंजीकरण, प्राधिकरण, खतरों के वर्गीकरण और लेबलिंग के लिए एक तंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। G20 सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे होंगे, उस समय उनके स्पाउसेस दिल्ली के पूसा में श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती और उससे बने व्यंजनों से रूबरू हो रहे होंगे। दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान में इसके लिए कुछ तैयारियां चल रही हैं। इसका जायजा लिया केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने। पूसा से हमारी ये खास रिपोर्ट।
दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में G20 सदस्य और आमंत्रित देशों के मेहमानों के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। करीब 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्षों के स्पाउसेस पूसा में मिलेट से बने व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे और कुकिंग में हाथ भी आजमाते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इसका पूरा जायजा डीडी न्यूज की टीम ने लिया केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के साथ। मैम, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि हम इस वर्ष मिलेट्स ईयर भी मना रहे हैं और यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन होगा। G20 स्टेट ऑफ लीडर्स का पत्नियां स्पाउसेस आएंगे। ये पूसा में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आएंगे। पहली जगह इधर ही हम रिसीव करेंगे। इधर से वो आगे आके हमारा मिलेट्स का फील्ड देखेंगे। बाद में हम एक एग्जीबिशन रखा है मिलेट्स के ऊपर एंड लाइव कुकिंग रखा है। हमारे देश का बहुत शानदार शेफ का लाइव कुकिंग रखा है। ये सब वो देखने वाले हैं। इतना ही नहीं, मेहमानों को पूसा में श्री अन्न के कृषि फार्म पर भी ले जाया जाएगा, जहां भारत में पैदा होने वाले मिलेट्स के बारे में जानेंगे और किसानों से बातचीत भी करेंगे। अभी हम आईसीआर का जो मिलेट्स का जो फील्ड है, हम यहाँ पर आए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉक्सटेल मिलेट की जो खेती है वो यहाँ पर होती है और जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो नए तरीके से किस तरीके से एक अच्छी पैदावार इस मिलेट्स की हो सकती है, उसके बारे में जितने भी G20 सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्षों के स्पाउसेस आएंगे उनको इस फील्ड को दिखाया जाएगा। और हमारे साथ इस समय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं। इधर ही वो स्पाउसेस आएंगे एंड इधर ही फोटोग्राफ हो जाएगा। हमारा पीछे है फॉक्सटेल मिलेट एंड इधर है रागी एंड फिंगर मिलेट, कूडो है। ऐसे 9 वेराइटीज़ इधर हम अभी उगाए हैं। उसको देखने वाले एंड फोटोग्राफी करने वाले इधर खड़े होके। इसके बाद मिलेट से बनी रंगोली और मिलेट्स पर ही आधारित प्रदर्शनी में भारत के बढ़ते कदमों की पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे और लाइव कुकिंग का आनंद भी लेंगे। एक लाइव कुकिंग का भी यहाँ पर जो है एग्जीबिशन में ये सेशन रखा गया है ताकि वो लोग यहाँ पर ना सिर्फ प्रोडक्ट्स को देख पाएं बल्कि उसको टेस्ट भी कर पाएं। तो किस तरीके से प्रोग्राम रहेगा? ये लाइव कुकिंग सेशन है। इसी में मिलेट्स को हम क्या क्या बना सकते हैं, मिलेट्स में हम इंडियन क्या बना सकते हैं एंड कॉन्टिनेंटल क्या बना सकते हैं, इसमें लाइव हम दिखाएंगे। एक फुल फ्लेज्ड मील हम इसको खिलाएंगे, खाना चाहते तो, नहीं तो वो बनाना चाहते, कुछ खुद बनाना चाहते हैं कुकिंग, ऐसे को भी हम प्रोविजन रखा है, वो खुद बना सकते हैं। हम लोग यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे मिलेट बेस्ड ही डिशेस जो हम लोग लाइव कुकिंग करेंगे। अलग अलग शेफ्स आएंगे एंड हम अपनी अपनी डिशेस बनाएंगे, उन सब में मिलेट्स होएगा। इसी प्रदर्शनी में स्टार्टअप और 11 राज्यों की हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन भी होगा। हम दिखाना चाह रहे हैं हमारा रिच कल्चर क्या है, आवर क्राफ्ट्स एंड आवर ग्रेन्स, वो सब दिखाने के लिए हम यहाँ पे काम कर रहा है। थैंक यू। यहाँ पर जब वो भ्रमण करेंगे तो हमारे देश की संस्कृति को, कृषि को जानने का। तक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में एक शिल्प बाजार लगाया जा रहा है। ये शिल्प बाजार देश के विभिन्न हिस्सों के हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करेगा। इसमें एक जिला एक उत्पाद, GI टैग वाली वस्तुओं और महिलाओं और आदिवासी कारीगरों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को स्थानीय रूप से प्राप्त उत्पादों को खरीदने का अवसर मिलेगा। शिल्प बाजार वैश्विक मंच पर न केवल भारत में निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय कारीगरों के लिए नए आर्थिक और बाजार के अवसर भी खोलेगा। इस शिल्प बाजार में लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ट्राइफेड और सरस आजीविका जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी भाग ले रही हैं। लेवेंडर की सफल कटाई के बाद जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ट्रोन और मरमट क्षेत्र के किसान अब गेंदा फूल की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। डोडा के किसान पहले अपनी कृषि विशेषज्ञता का उपयोग करके अपने घरेलू उपयोग के लिए करते थे, लेकिन अब फूलों की खेती को उन्होंने एक कृषि व्यवसाय के रूप में अपना लिया है। पुष्प कृषि विभाग की सलाह पर गछोट एवं पंगराइन पंचायत में 3 से 4 किसानों ने गेंदे की खेती शुरू की है।
पारंपरिक फसलों की तुलना में अच्छे परिणाम और अधिक लाभ को देखकर आसपास के क्षेत्रों जैसे दुगली, द्वारका, शांगरो, साउथा, करियान, दुड़ू, सरना, नलथी और चांचोरा के अन्य किसानों ने भी गेंदे की खेती बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। पुष्प कृषि विभाग द्वारा अब तक 845 किसानों को गेंदे के फूल उत्पादक के रूप में पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में गेंदे की खेती डोडा जिले के लगभग हर ब्लॉक तक फैली हुई है। गेंदे फूल की खेती करने वाली एक किसान किरण देवी ने कहा कि हमें फूल की खेती करने से अधिक लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार से सब्सिडी भी मिल रही है, जिससे अच्छे से काम चल रहा है। इससे पहले हम मक्कियाँ लगाते थे, धान भी लगाते हैं, अभी भी लगाते हैं धान, मक्कियाँ भी लगाते हैं थोड़ी थोड़ी। तो अब फूल लगाते हैं हम, फूलों में हमें ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि हम औरतें मर्द इकट्ठे काम करते हैं फूलों में, फूलों की चुनाई करते हैं, गुडाई करते हैं, सब कुछ। तो हमें अब अच्छा काम मिल गया है इसका, फूलों का। अब हमें अच्छा लगता है फूलों का काम करना, फूल चुनने अच्छे लगते हैं। पहले वो मक्कियाँ उठानी पड़ती थी, गुडाई करनी, फिर काटनी, बहुत काम होता था। तो अब फूल चुनने आसान है, अब आसान काम है ये, इससे हमें आसान काम है ये, हम कर लेते हैं, आसान काम है ये। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एलओसी के समीप ठंडी काशी में जनता और उनके पशुओं के इलाज की दृष्टि से एक मार्ग का निर्माण किया है। ये एक जस्ट एलओसी के पास बनी हुई रोड है और इस रोड के अगल बगल बहुत सारे घर हैं जो आम पब्लिक के घर हैं। ये लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर सरवाइव करते हैं और उसका कारण एक ही है कि ये पूर्णा बहादुर ठंडी कस्सी रोड जब नहीं थी तो इनको 8-10 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता था। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी इनके मवेशियों की इलाज के लिए। जब मवेशी की कोई टांग बाजू कुछ टूट जाती थी या बीमार हो जाते थे तो जानवर तो जा नहीं सकता, डॉक्टर को आने में यहाँ दिक्कत होती थी। तो ये सड़क बन जाने से अभी डॉक्टर मोटरसाइकिल लेकर के या जो भी उनके कंपाउंडर हैं वो सीधे इनके घर पहुँचते हैं और इनके बच्चे और इनके जो भी कारोबार के काम हैं उसके लिए साधन बने हैं, आसान हुआ है उनको सामान लाना ले जाना और अपना ट्रांसपोर्ट करना, बच्चों को स्कूल भेजना, साथ में कोई मरीज है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना या डॉक्टर को यहाँ पर लाना तो उसको लाना। ये सब रोड ही है जिसकी वजह से ये संभव होता है। और असम के लखीमपुर में एक सुअर फार्म में अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन्फेक्शन के कारण सुअरों की मौत हो गई है। तो सितंबर में इसके जो डीडीएल में ये अफ्रीकन स्वाइन पॉजिटिव हुआ है, इसके लिए वो हम लोग 1 किलोमीटर रेडियस में 100 निधन के लिए हम लोग कर रहा है और इस फार्म में आगे की तरफ इसे बायोसिक्योरिटी कर रहा है और आसपास के लोगों को जो गाहरी जो सुअर पाल रहा है वो भी बायोसिक्योरिटी के लिए कर रहा है। हमें आगे देखेंगे तो यह सुरक्षा लिए और आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में कई जनपद में 6 से 9 सितंबर तक वज्रपात और तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। राहत आयुक्त कार्यालय की परियोजना निदेशक इमरजेंसी ऑपरेशन आदित्य उमराव ने बताया कि तेज बारिश और वज्रपात के लिए चेतावनी जारी की गई है। किसानों और आम लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। वायुसेना और भारतीय ड्रोन संघ 25 सितंबर से उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस में भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी करेंगे। 2 दिवसीय समारोह में 50 से अधिक हवाई प्रदर्शनों के साथ भारतीय ड्रोन उद्योग की क्षमता प्रदर्शित की जाएगी। इसमें सर्वेक्षण, कृषि, अग्निशमन और सामरिक निगरानी ड्रोन का प्रदर्शन किया जाएगा और 75 से अधिक स्टार्टअप और कॉरपोरेट्स की भागीदारी भी होगी। कार्यक्रम में केंद्र सरकार, राज्य विभागों, सार्वजनिक और निजी उद्योगों,
सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 5,000 लोगों के आने की उम्मीद है। ये समारोह वैश्विक ड्रोन केंद्र बनने की भारत की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 सितंबर तक खरीफ मूंग की बुआई 30,98,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ मूंग की बुआई 33,57,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की बुआई बीते साल से 2,59,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो जोधपुर, कोटा और लखनऊ मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि आजमगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग्मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की जोधपुर मंडी में 5 सितंबर को मूंग का भाव रहा 8,550 रुपए। 6 सितंबर को इसके भाव में 80 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,630 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसी तरह राज्य की ही कोटा मंडी में मूंग के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 5 सितंबर को मूंग का भाव था 7,500 रुपए। 6 सितंबर को इसके सौदे 900 रुपए मजबूत होकर 8,400 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 5 सितंबर को मूंग का भाव रहा 8,425 रुपए। 6 सितंबर को इसके सौदों में 25 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 8,450 रुपए। हालांकि आजमगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 5 और 6 सितंबर को मूंग 8,610 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मूंग के भाव की बात करें तो सुल्तानपुर मंडी में बुधवार को मूंग का भाव रहा 8,630 रुपए। बहराइच मंडी में मूंग 8,520 रुपए पर बिकी, जबकि औरैया मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 8,010 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। और आइए अब जानते हैं कि किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। तेलंगाना में केले की रुपाई करें, वहीं मक्के के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही कपास के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। किसान तिल की बुआई करते रहें। यहाँ लोबिया की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। तेलंगाना में धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान मक्के के खेत से खरपतवार निकाल ले। इसके अलावा अरहर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। तेलंगाना में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। कर्नाटक में गन्ने के खेत से खरपतवार निकाले। गन्ने के खेत में सिंचाई करें। किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं। यहाँ उड़द की कटाई कर ले। साथ ही सोयाबीन के खेत में सिंचाई करते रहें। कर्नाटक में मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। इसके अलावा सूरजमुखी की तुड़ाई कर सकते हैं। सूरजमुखी के बागों से घास फूस निकाल ले। किसान मूंगफली की बुआई करें। मूंगफली के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इस समय चने की बुआई कर ले। इसके साथ ही धान के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करते रहें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्नाटक में अरहर के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इंडोनेशिया की साझेदारी चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। ये हमारे संबंधों की ताकत का प्रमाण है। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए नई दिल्ली पूरी तरह तैयार है। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों और मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। गुरुवार की सुबह मॉरिशस के प्रधानमंत्री नई दिल्ली पहुंचे। आगामी G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शहर की तैयारियों और साफ सफाई का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने राजघाट क्षेत्र पहुंचकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में अखंड भारत के सवाल पर कहा कि जो लोग भारत से अलग हुए उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की है। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सजीवा जेल परिसर में अस्थायी आश्रय गृहों का दौरा किया और कैदियों को राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान 704 कैदियों को राज्यपाल ने स्वच्छता किट प्रदान की। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।